आज हमारा विषय है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। आज हम चर्चा करेंगे प्रगतिवाद पर। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद का जो समय है उसको क्या कहा जाता है? जो उत्तर छायावाद के बाद जो समय आता है उसको प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवादी युग के आरंभ होने में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारण विद्यमान थे जिस पर विस्तार से चर्चा आगे की जाएगी। जहाँ तक प्रगतिवाद के कारण, नामकरण, सीमांकन का प्रश्न है तो इसका जो सीमांकन वो है 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी। तो 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक के समय को प्रगतिवाद की संज्ञा दी जाती है हिंदी साहित्य में। तो 1936 से 1943 तक के कालखंड को प्रगतिवाद कहा जाता है। सीमांकन व नामकरण के संबंध में विद्वानों में कई प्रकार के मतभेद हैं। इनका सीमांकन कहाँ से कहाँ तक होगा, इसमें क्या होता है, मतभेद होता है। लेकिन जब हिंदी साहित्य हम पढ़ते हैं तो 1936 से 1943 तक के समय को प्रगतिवाद के अंतर्गत मानते हैं। तो प्रगतिवाद जो शब्द है वो प्रगति और वाद ये दो शब्दों से बना है। प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना और वाद का अर्थ है विचारधारा। जो विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में मार्क्सवाद या साम्यवाद कहलाती है वही जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाती है। इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि मार्क्सवाद क्या है। ये जो मार्क्सवाद है इसमें आपको समाज के दो वर्ग आपको दिखाई देंगे। एक वर्ग होता है शोषक वर्ग और एक होता है शोषित वर्ग। तो इस मार्क्सवादी साहित्य में जब साहित्य के अंतर्गत शोषक और शोषित वर्ग के बारे में बताया जाता है तो ऐसे साहित्य को क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी साहित्य कहा जाता है, साम्यवादी साहित्य कहा जाता है। इसी को साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित साहित्य कहा जाता है। इसके अनुसार समाज में दो वर्ग विभक्त होते हैं, शोषक और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग में पूंजीपति, मिल मालिक, बड़े उद्योगपति आते हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं। और शोषित वर्ग में वह गरीब तबका आता है जो दबा है, कुचला हुआ है। इसके अंतर गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर लोग आते हैं। मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारकों ने हमेशा समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास किया है। ये जो साम्यवादी विचारधारा है ये हमेशा समाज में इक्वलता, सामाजिक समानता लाने का प्रयास करता रहा है। यही विचारधारा हिंदी लेखन में प्रगतिवाद कहलाया। यही विचारधारा जब हिंदी साहित्य में आया, कवियों में, कहानियों में, उपन्यासों में दिखाई देने लगा तो ऐसे साहित्य को क्या नाम दिया गया है? प्रगतिवादी नाम दिया गया है। मतलब राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में क्या है? प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी लेखक भी शोषण का विरोध करते हैं और समतामूलक समाज की स्थापना करते हैं। समतामूलक समाज की वो क्या करते हैं? बात करते हैं। तो ये प्रगतिवाद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद फिर जब प्रगतिवादी आंदोलन की बात करते हैं तो इसका जो आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है उस पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे? विचार करेंगे। जो प्रगतिवादी आंदोलन राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन भी है। ये जो है राष्ट्रीयता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन भी है। ये जब 1930 के बाद की परिस्थितियों ने प्रयोगवाद को जन्म दिया, प्रगतिवाद को जन्म दिया। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति कैसी थी उसको देखते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ब्रिटेन है, जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा था। ये 1939 की बात है। ये जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध है। शुरुआत में ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा से की। धीरे धीरे पूरा यूरोप युद्ध की चपेट में आ गया। युद्ध की घोषणा के साथ ब्रिटेन ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। भारत को युद्ध में शामिल करने से पहले ब्रिटेन ने किसी भारतीय नेता से सलाह मशविरा नहीं किया। सन 1941 में हिटलर द्वारा सोवियत संघ पर किए गए हमले के साथ द्वितीय विश्व युद्ध फांसीवाद और जनवाद के बीच युद्ध में बदल गया। इस युद्ध में फांसीवादी ताकतों की हार हुई और संघ ने जर्मनी को करारी हार दी। मतलब जर्मनी का जो पक्ष है वो हार गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजवाद और साम्राज्यवाद के बीच संघर्ष बढ़ गया। एक होता है आपका समाजवाद और एक होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद मतलब क्या है? ऐसा कोई देश रहेगा जो दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है। जैसे कि हम भारत के गुलाम, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। जब हम किसके गुलाम थे? ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। अब वो समाज किसका आ जाएगा? समाजवाद। अब वो जो गरीब लोग हैं जिनका शोषण हुआ है वो क्या करेंगे? दूसरे लोग का जो शोषित किए हैं उसका हम क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो वो हो जाएगा आपका समाजवाद। समाजवाद मतलब समाज में समता लाने का प्रयास। अब जिसका परिणाम ये हुआ, शीत युद्ध के रूप में प्रकट हुआ। जिसका परिणाम शीत युद्ध मतलब दोनों में अनबन की स्थिति रहता है। सब लोग जो पावर है इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब लेकिन वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो क्या है? सुयुद्ध का प्रयास करते रहते हैं। तो वो होता है आपका शीत युद्ध। साम्राज्यवादी ताकतें जिस तरह एकजुट होकर सोवियत संघ के खिलाफ जुट गई उसका असर 1947 के आज़ादी प्राप्त कर चुके भारत पर भी पड़ा। इसने भारतीय बुद्धिजीवियों व प्रगतिशील लेखक संघ पर एकता को प्रभावित किया। मतलब सीधा सीधा बात आपको ये बताना है कि जो हिंदी साहित्य की जब
जब बात करते हैं तो इस हिंदी साहित्य में जो प्रगतिवाद है वो अंतर्राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से क्या होता है, ये प्रभावित होता है। मतलब जर्मनी और ब्रिटेन में चल रहा है युद्ध। अब इन युद्धों में जो हुआ, इन युद्धों में जो प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि उस समय समाजवाद को बढ़ावा दिया गया, और उसके साथ साथ जब समाजवाद को जब बढ़ावा दिया गया तो वो राजनीति के क्षेत्र में हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती थी उस पर भी उस विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता था। तो वही चीज़ जो है हिंदी साहित्य में भी प्रगतिवाद के रूप में दिखाई देता है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। अब उसका फिर राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रभाव है उसको देखते हैं। अब आता है राष्ट्रीय परिस्थिति। तो अब जो राष्ट्रीय परिस्थिति है, 1930 के दशक में कांग्रेस वामपंथियों ने कांग्रेस सोशलिस्ट मंच की स्थापना की। जो कांग्रेस है, वो जो कांग्रेस पार्टी पहले हुआ करती थी, उसने क्या किया, सोशलिस्ट मंच की स्थापना की। मार्क्सवाद, वही वहाँ मार्क्सवाद मतलब वही, ये दो वर्ग रहेगा। सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवाद को कहा जाता है, वही सोशलिस्ट मतलब वही मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है ना। इस दशक में किसानों और विद्यार्थियों के संगठन भी बन गए थे और उनका अखिल भारतीय आंदोलन सामने आने लगा। मतलब बड़े बड़े जो नेतृत्वकर्ता होते थे, बड़े बड़े जो पूंजीपति होते थे, उनके खिलाफ क्या होता था, आंदोलन होता था। देश में निर्माण हेतु जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे वामपंथी नेताओं ने देश का नेतृत्व किया। वामपंथी मतलब वही मार्क्सवादी नेता, जो मार्क्सवादी नेता थे वही मार्क्सवादी नेताओं ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया। इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिजीवियों का एक आंदोलन नए स्तर पर पहुंचा। ठीक है, हमारे भारत से भी क्या हो रहे हैं, लोग जो है क्या कर रहे हैं, इस मार्क्सवादी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। 1935 में कुछ भारतीय लेखकों ने, बुद्धिजीवियों ने भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रगतिशील लेखक संघ। ये जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के द्वारा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसमें जो है, जो सोशलिस्ट होता था या मार्क्सवादी विचारधारा होता था, उसको साहित्य में, कथाओं में, उपन्यासों में, कविताओं में दिखाते थे। तो वही जो है, वैसे ही क्या हुआ, संघ की स्थापना की गई, जिसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, 1936 में हुआ। कांग्रेस नेता इस सोच में पड़ गए कि आज़ादी के बाद भारत कैसा हो। इस आज़ादी के संघर्ष में सभी ने अपनी भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद नया हिंदुस्तान बनाने वाले वामपंथी और कांग्रेस संगठन एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए। इस विरोध ने लेखकों और बुद्धिजीवियों को भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। मतलब इसके माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में की गई। लखनऊ में जब 1936 में हुआ, तो ये जो है हिंदी साहित्य में इसी समय से प्रगतिवाद का प्रारंभ माना जाता है। मतलब यहाँ दो चार नाम आप बार बार देखेंगे। मार्क्सवाद का नाम देखेंगे, मार्क्सवाद के बाद आप साम्यवाद का नाम देखेंगे, सोशलिस्ट मंच का नाम देखेंगे, समाजवाद, वही सोशलिस्ट और समाजवाद एक ही है, तो उसका नाम आप बार बार देखेंगे। अब वो बार बार दिखाई दे रहा है, तो वही ये क्या है, राजनीति के क्षेत्र में है। यही जब हिंदी साहित्य में या साहित्य के क्षेत्र में यही जब बात आता है, तो वो हो जाता है प्रगतिवाद, है ना। वो जो है प्रगतिवाद मतलब क्या, प्रगतिवादी साहित्य मतलब वही सोशलिस्ट या समाजवादी या वामपंथी विचारधारा से प्रभावित साहित्य। आगे आता है हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि। तो कौन कौन है जो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं हिंदी साहित्य में? ऐसे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, वे प्रगतिवादी कहलाए। जब मतलब वही यही चीज़ मैं आपको बताया, प्रगतिवादी मतलब साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी क्या, मार्क्सवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, इसी से प्रभावित होकर के जब वो क्या कर रहे हैं, काव्य रचना कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है या प्रगतिवादी कवि कहा जाता है। ऐसे कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव और त्रिलोचन शास्त्री जैसे साहित्यकारों के नाम आते हैं। अब देखते हैं प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि। प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो नागार्जुन, पहला है आपका नागार्जुन, नाम बताओगे तो नागार्जुन का मूल नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था। ये यात्री नाम से मैथिली में लिखते थे। बौद्ध धर्म, यही बिहारी थे, मैथिल क्षेत्र के थे। बौद्ध धर्म में ये दीक्षित हो गए थे और नागार्जुन नाम इन्होंने ग्रहण किया था। इनके द्वारा जो है दीपक पत्रिका का संपादन किया गया था। और नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा 1956 में, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। ये सब रचनाएं जो है नागार्जुन की है। ये भी क्या है, प्रगतिवादी साहित्यकार हैं। आगे
आगे आता है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे। साम्यवाद के प्रति इनमें इतनी ज़्यादा आस्था थी, बहुत ज़्यादा आस्था थी, और ये केदारनाथ अग्रवाल सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाओं में युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा ये शामिल है। त्रिलोचन त्रिलोचन है। त्रिलोचन की कविताओं में धरती की सौंधी गंध आती है। उनकी कविताओं में तटस्थता और भावुकता का समावेश है। मिट्टी की बारात उनकी मुख्य काव्य कृति है। त्रिलोचन की अन्य काव्य कृतियों में धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये सब उनकी रचनाएं हैं। आगे आता है शिवमंगल सिंह सुमन की बात करते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन गांधीवाद की अपेक्षा मार्क्सवाद को समर्थन दिया। मतलब गांधीवाद मतलब समझ गया, सत्य अहिंसा, सत्य के पालन करना, अहिंसा के बारे में बात करना, और आपका जो ऐसा कोई विरोध करना है तो हथियार ना उठा करके हड़ताल वगैरह करना। उसकी अपेक्षा मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद क्या बोलता है कि शोषक और शोषित वर्ग है, तो शोषित वर्ग को जो पूंजीपति वर्ग है उसके विरुद्ध क्रांति करना चाहिए। यही जो विचार है किस में आता है? प्रगतिवादी साहित्य में आता है। तो इनकी रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, एशिया जाग उठा है, वाणी की व्यथा, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे आता है रांगे राघव। रांगे राघव महत्वपूर्ण साहित्य प्रगतिवादी कवियों में शामिल हैं। उनकी काव्य कृतियों में अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक जैसे रचनाएं शामिल हैं। राह के दीपक में प्राकृतिक छवि दिखाई देता है। तो ये इनकी सब रचनाएं हैं। प्रगतिवादी युग के कवि को यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया। अब आता है प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या उनकी विशेषताएं। अब देखते हैं। तो प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति। प्रगतिवादी कवियों में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति छायावाद योगीन राष्ट्रीय भावना से अलग है। प्रगतिवादी कवियों ने देशभक्ति की भावना को क्रांतिकारी धार तो दिया ही, इसके साथ ही सामाजिक मुक्ति के सवाल भी खड़े किए। जैसे कि अब देखिए वो कैसे लिखते थे। प्रगतिवादी कवियों ने सन 1947 में प्राप्त आज़ादी के चित्रण को भी लेकर सवाल उठाया है। मतलब वो कैसे कहीं न कहीं हमेशा क्रांति को कैसे लिखते थे साहित्य। पुलिस और पलटन के हाथी कितना चारा खाते हैं, वही रंग है वही ढंग है, फर्क नहीं कुछ पाते हैं। देशभक्ति की सनद मिल रही, आए दिन शैतानों को डांट डपट उपदेश मिल रहे, दुखी मजदूर किसानों को। देखो यहाँ पर मजदूर का चित्रण किया गया है, तो समझ जाना कि जहाँ पर मजदूरों का चित्रण होगा ना, वो प्रगतिवादी साहित्य है। आगे तो वामपंथी विचारधारा, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो प्रगतिवादी कवियों की काव्य कृतियों में वामपंथी विचारधारा प्रखर रूप में प्रकट हुई है। वामपंथी मतलब मार्क्सवादी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फांसीवाद और सोवियत संघ की लाल सेना की जीत, लाल सलाम बोलते हैं ना, तो यही आपका लाल सेना। लाल सेना की जीत ने पूरे देश में वामपंथी ताकतों को झंडा बुलंद कर दिया। मुक्तिबोध की कविता लाल सलाम और शमशेर की कविता वाम 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 दिशा वामपंथ की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत का भूत वर्तमान और भविष्य का वितान लिए काल मानविज्ञ मार्क्स मान में ढला हुए वाम 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 दिशा समय साम्यवादी। तो ये इस प्रकार से वामपंथी विचारधारा का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। शोषिता और दीनता का चित्रण इसमें किया गया है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया शोषिता और दीनता का, दीनहीन लोगों का, गरीब लोगों का चित्रण इसमें किया जाता है। प्रगतिवादी कवियों ने शोषक की चक्की में पीस रहे किसान, मजदूर, पीड़ित लोगों की संवेदनशीलता का चित्रण उन्होंने किया है। इसके साथ ही शोषण उत्पीड़न के विमुक्ति के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है और जन क्रांति को एकमात्र इसने क्या बताया है? सहारा बताया है। इस संदर्भ में मुक्तिबोध ने मध्यवर्ग की भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रश्न उठाया है कि मध्य वर्ग को तय करना होगा कि वह किस तरफ है। बशर्ते तय करो किस ओर हो तुम, अब सुनहरे ऊर्ध्व आसन के दबाते पक्ष में अथवा कहीं उसे लूटी टूटी अंधेरी निम्न कक्षा में तुम्हारा मन कहाँ हो तुम। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं? गरीबों के प्रति एक प्रकार का गरीबों का पक्ष लेते हुए वो क्या करते हैं? साहित्य लेखन करते हैं। आगे आता है चौथा नंबर की जो विशेषता है वो है ग्राम्य जीवन के प्रति प्रेम। हिंदी के अधिकांश कवि जो प्रगतिवादी कवि हैं उन्होंने अपने खेत का, खलिहान का, मिट्टी का, पानी का, ये सब जो चित्रण है वो अपने साहित्य में किए हैं। कविताओं में जो ग्रामीण जनता है, ग्रामीण जनता के प्रति प्रेम और वहाँ के रहसावट बसावट जो रहन सहन है वो सब का चित्रण अपने साहित्य में किए हैं। जैसे कि एक आपका एग्जाम्पल है, केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं,
धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है ना, उस प्रकार से तुलना किया है। तो इसी प्रकार शोषक वर्ग का विरोध करते हैं, शोषक वर्ग का पुरजोर विरोध करते हैं ना, जैसे अंडानी अंबानी ऐसे हैं वैसे हैं करके बोलते हैं ना हम लोग, ठीक वैसे ही है। मतलब हम पैसे वालों को क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं। तो प्रगतिवादी कविता की मुख्य विशेषता है पूंजीवादी, सामंती शोषक सत्ता का विरोध है। प्रगतिवादी कवि मेहनतकश जनता के समर्थन में और शोषक शोषक सत्ता के विरोध में खड़े हैं। जैसे यहाँ पर कहता है, यो हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। ईश्वर और धर्म के प्रति आस्था, ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था का भाव आपको दिखाई देगा किसमें, प्रगतिवादी साहित्य में। प्रगतिवादी कवियों ने कर्म को आस्था रखा है, कर्म पर ज़्यादा बल देते हैं। ईश्वर धर्म कर्म कांड के प्रति उनकी अनास्था है। जैसे कि रामेश्वर शुक्ल अंचल कहते हैं, जिसका ले ले नाम युगों में, मांस लुटाते तुम रोए, किंतु न चेता जो निशिवासर, और क्षुधातुर तुम रोए। दिनकर की कविता है, भाग्य प्रगतिवादी कविता को बढ़ाते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन, भाग दूसरे जन का। तो इस प्रकार से शोषितों का चित्रण इसमें किया गया है। आगे की विशेषताएं हैं, सामाजिक बदलाव पर बल। ये जो विचारधारा है, ये जो प्रगतिवाद है, समाज में बदलाव लाना चाहता है, समाज में बदलाव ला करके विशेष बल और क्रांति का आह्वान करना चाहता है, और क्रांति व हिंसा को प्रगतिवादी कवियों के लिए कभी भी अनुचित नहीं मानता है। काटो 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 कर लो साहित्य और कुसाहित, क्या मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या। किसके प्रति, सामाजिक बदलाव लाने के लिए आपको हिंसा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आगे आता है स्त्री का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने स्त्रियों के मांसल श्रृंगार परक रूढ़िबद्ध छवियों को खारिज किया, और न तो वह कल्पना लोक की परी है और न सौंदर्य के वह सिद्धांतों वाली देवी, बल्कि वह इसी लोक की मानवी है। पुरुष के साथ रात दिन आर्थिक व सामाजिक विषमता झेलती रहती है। वह कविता वह तोड़ती पत्थर में एक ऐसी स्त्री का चित्रण है जो क्या करती है, गली में क्या कर रही है, दही बेच रही है। वह क्या कर रही है, पत्थर तोड़ रही है और गिट्टी बना रही है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। ये है निराला की पंक्ति है। ये सामाजिक जीवन और वास्तविकता का चित्रण इन्होंने किया है, सामाजिक जीवन का वास्तविकता का चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवियों ने समाज का वास्तविक चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में कल्पना का पुट नहीं है। उन्होंने समाज को रग रेसे वैसा ही चित्रण किया। मतलब उन्होंने, यदि अगर भूख है तो भूख का चित्रण किया, बेरोजगारी है तो बेरोजगारी का चित्रण किया है, कल्पना नहीं दिखाया है। यही इसमें बताया गया है। उसका वास्तविक चित्रण इन्होंने क्या किया है। इसमें मूल्यांकन देखते हैं तो इसमें प्रगतिवादी युग का जब संक्षिप्त परिचय देखते हैं वही है। इसमें 1936 में ये प्रारंभ हुआ, 1936 में ये प्रारंभ होता है, और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई सज्जाद जाहिर और मुल्क आनंद के द्वारा। और जब प्रगतिशील लेखक संघ का जब गठन किया गया तो उसके सभापति तो मुंशी प्रेमचंद को दिया गया। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, आपके लखनऊ में हुआ। और इस प्रकार ये सब जितने भी बातें हैं, पहले की जो बातें हैं, उसको आपको क्या करना है, मिला के इधर लिख देना है, तो ये आपका मूल्यांकन बन जाएगा। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं वही भी चीज़ आएगा इसमें। आगे देखते हैं प्रयोगवाद। अब इस इकाई में, मतलब प्रयोगवाद के नामकरण, सीमांकन, पृष्ठभूमि, प्रयोगवादी कवि, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रगतिवाद का अध्ययन किया, तो इसमें जो आपका पहले प्रगतिवाद आता है, फिर प्रयोगवाद आता है। तो प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो 1936 से लेकर के 1951 तक, 1953 तक मानी जाती है। याद रखिएगा, जो प्रगतिवाद की समय सीमा है 1936 से लेकर के 1943 तक का समय को क्या कहा जाता है, प्रगतिवादी समय कहा जाता है। लेकिन जो प्रयोगवाद का समय है वो 1943 से लेकर के 1953 तक के समय को, 1953 तक के समय को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का समय माना जाता है। मतलब 1943 में क्या हुआ था, तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ था। सन 1943 में तार सप्ताह के प्रकाशन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। प्रयोगवाद का सीमांकन की बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ। तार सप्ताह के प्रकाशन वर्ष 1943 से 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्ताह में कुल 7 कवियों
शामिल थे और जिनमें अज्ञेय रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्ति बोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, ये 7 कवि क्या थे, शामिल थे। आगे आता है प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते थे। जैसा कि नाम है इनका प्रयोगवाद, तो प्रयोग करने में ये क्या करते थे, विश्वास करते थे। तार्थ सप्तक में संकलित कविताओं में ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदना, नए भावबोध, नए शिल्प से युक्त थी। अपने नएपन के कारण प्रगतिवादी काव्यधारा से ये भिन्न हो गई और 1943 से 1953 तक के समय को, इस कविता के इस कालखंड को, ये जो नए नए जो प्रयोग हुए उसको इन लोगों क्या नाम दिया है, नई कविता, प्रयोगवादी नाम दिया है। और 1953 के बाद, जब 1953 के बाद ऐसी कविताएं आने लगी तो थोड़ा अलग था, तो उसको इन्होंने नई कविता नाम दिया। तो प्रयोगवाद है, फिर नई कविता है। जो प्रयोगवाद का समय है 1943 से लेकर के 1953 तक का समय है, उसके बाद के का जो समय है उसको नई कविता कहा जाता है। अब इसके माध्यम से कालखंड के बारे में चर्चा करते हैं, तो वही 1943 से 1953। आगे आता है प्रयोगवाद का नामकरण की जब बात करें तो प्रयोगवाद 1943 से 1953 तक के समय को प्रयोगवाद का नाम दिया जाता है। इस कालखंड में जितनी भी कविताएं प्रकट हुई है उनमें भाव व शिल्प दोनों स्तर पर प्रयोग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, प्रयोग देखने को मिलता है। पुराने उपमानों को इस धारा के कवियों ने त्याग दिया है, नए नए उपमान को इन्होंने क्या किया, ग्रहण किया है। भाव के स्तर पर भी कवियों ने नए नए प्रयोग किए हैं और कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कवि में प्रयोग करने पर विश्वास करते हैं। नएपन के आग्रही प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय, मतलब प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय हैं। अपनी कविता में कलगीबाजी में लिखते हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बासा नदी खींचने से मुलम्मा छूट जाता है। तो ये इस प्रकार से वो कविताएं लिखते हैं। ये उपमानों को, जितने उपमान इससे पहले प्रयोग किए जाते थे वही प्रकृति चित्रण वगैरह, तो उसको वो क्या कहते हैं, ये उपमान मैले हो गए भाई, नया नया उपमान का प्रयोग करो। आगे आता है प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि। आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद का उदय छायावादी सूक्ष्म कल्पना जगत, अशरीरी सत्ता व एकांगिता के विरोध में हुआ। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ प्रगतिवाद के बाद होता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। पहले आप बात जानते हैं कि प्रयोगवाद का प्रारंभ प्रगतिवाद के बाद होता है। प्रयोगवाद छायावाद की एकांगी जीवन दृष्टि व वायवीयता का विरोधी है। इसके साथ ही प्रयोगवाद के कवियों ने प्रगतिवाद पर साफ तौर पर कुछ आरोप लगाए हैं, जिनमें कहा था कि प्रगतिवाद संकीर्णतावादी आंदोलन है जो रचनाकार की स्वतंत्रता का अपहरण कर लेता है। मतलब प्रगतिवादी लोग क्या करते हैं, रचनाकार की स्वतंत्रता का अपहरण कर लेते हैं। तो प्रयोगवाद कुछ नया प्रयोग होना चाहिए। दूसरा आरोप यह था कि प्रगतिवादी विषय वस्तु पर अत्यधिक बल देता है और विचारधारा की नारेबाजी को ही कविता समझता है। प्रगतिवादी साहित्य में साहित्येतर मूल्यों को विशिष्ट स्थान प्राप्त था, जबकि प्रयोगवाद में साहित्य मूल्य केंद्र में आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका पृष्ठभूमि। इस पृष्ठभूमि के बाद आपको देखना है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। विशेषता या प्रवृत्ति में हम बताएंगे कि इसमें अस्तित्व बोध है। तो अस्तित्व बोध मतलब क्या, मतलब ईश्वर नहीं है, मैं ही सब चीज़ हूँ, व्यक्ति ही सब चीज़ है। यही जो भाव है वो प्रयोगवादी कविता में दिखाई देती है, रचनाओं में। जैसे कि प्रयोगवादी कविता में अस्तित्व बोध का प्रमुख स्थान है। अस्तित्व बोध वह है जब व्यक्ति समाज, धर्म, परंपरा का अनुमोदन पथ को त्याग करके स्वेच्छा का जीवन जीता है। प्रयोगवादी अस्तित्व बोध की अवधारणा सात्र कामों की अवधारणा से, सात्र और कामों ये लोग अस्तित्ववादी विचारक हैं, जिन्हें हिंदी कविता में कलात्मक रूप देने का प्रयोग का श्रेय प्रयोगवादी कवियों को जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्षण होने का, अस्तित्व का, अजस्त्र अद्वितीय क्षण होने के, सत्य का, सत्य के साक्षात का, सच्चा साक्षात के क्षण के अखंड पारावार का आज हम आचमन करते हैं। मतलब वो क्या कर रहा है, जितने पाखंड वगैरह सबको क्या कर रहा है, वो आचमन कर रहा है। तो ये इस प्रकार से ये आपको अस्तित्ववादी बोध की विशेषता मिलेगा। आगे आता है बौद्धिकता की ये आपको विशेषता मिलेगी। इस समय के बौद्धिकता, प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को महत्व दिया है। इनकी कविताओं में रागात्मकता की अपेक्षा विचारात्मकता अधिक है। प्रयोगवादी कवियों में भाव प्रवणता होने की अपेक्षा बौद्धिकता दिखाई देती है। इनकी कविता में क्या क्या है, अंतरंग की इन घड़ियों पर छाया डाल दूं, अपने व्यक्तित्व को एक निश्चित सांचे में डाल दूं, निजी को कुछ अस्वीकृत कर दूं, संबोधनों के सर्ग को उपसंहृत कर दूं, आत्मा को न मानूं, तुम्हें न पहचानूं, तुम्हारी दायित्वता को स्थिर शून्य में उछाल दूं, तभी हाँ शायद तभी। ये राजेंद्र किशोर की इस प्रकार की रचनाएं हैं।
ने राजेंद्र किशोर ने क्या किया है, बौद्धिकता का प्रयोग इसमें किया है। आगे आता है पीड़ा का स्वीकृति। जो प्रयोगवादी कवि हैं उन लोगों ने पीड़ा को स्वीकृति दी है। अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित प्रयोगवादी कवियों ने जीवन में व्याप्त पीड़ा पर आदर्शवादी मुलम्मा नहीं चढ़ाया, बल्कि उन पीड़ा में पूर्णतः उसको क्या किया, स्वीकृत किया। जैसे कि आगे बोलते हैं, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु उनको मांझता है। उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। कौन बोलता है, आज्ञा कर रहे हैं। ये है पीड़ा की स्वीकृति। जो पीड़ा होता है ना जो अपने जीवन में, उसको स्वीकार करो, ये क्या बताते हैं, बताने का प्रयास इस समय के कवियों के द्वारा दिखाई देता है। आगे आता है दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण। तो इसमें दूषित मनोवृत्ति क्या मतलब, ऐसे शब्द जो सुनने में अच्छे नहीं लगते, हमारे समाज में स्वीकृति जिनकी नहीं है। प्रयोगवादी कवियों ने दूषित मनोवृत्तियों का प्रकटीकरण किया है, अंकुंठ भाव से किया है, और दमित वासना का प्रकाशन वो मुक्तक भाव से करते हैं। जैसे मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षा की वेश्या बुरी तरह खांस रही है। तो नहीं मतलब ये आपका शब्द आ गया तो मतलब इसी से आप समझ सकते हैं। पास घर आए तो दिन भर का थका जिया मचल मचल जाए, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे आते हैं शैलीगत प्रवृत्ति की जब बात करते हैं तो इस समय जो है प्रयोगवाद इसका नाम ही है, तो नए नए प्रतीक, नए उपमान, मुक्त छंद का इस समय प्रयोग दिखाई देता है। नए नए शब्दावली का प्रयोग दिखाई देता है। परंपरागत प्रतीकों के स्थान पर आधुनिक नए प्रतीक का प्रयोग दिखाई देता है। नए उपमानों का प्रयोग दिखाई देता है। नई शब्दावली का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया है, इस प्रकार से नए नए शब्द, नए नए प्रतीक आपको दिखाई देंगे। आगे आता है प्रयोगवाद के कवि। प्रयोगवाद के कवि कौन कौन से हैं, तो इसमें जो तार सप्तक है ना, प्रयोगवाद की सीमा तार सप्तक के प्रकाशन के प्रारंभ होकर दूसरा सप्तक के प्रकाशन तक मानी जाती है। तार सप्तक जो पहला प्रकाशन है, तब पहला तार सप्तक 1943 में, जब सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञे को जब पढ़ेंगे तो अज्ञे जी ने जो है तार सप्तक का प्रकाशन किया है। चार सप्तक का प्रकाशन किया है। पहला है आपका तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1969 में। तो इसमें दिया है 1943 से प्रारंभ होकर के 1953 तक ये प्रयोगवाद चला। 1954 में नई कविता नामक नई कविता का प्रचार हुआ और 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में आज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा जैसे कवि क्या थे, इसमें शामिल थे। सन 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन होता है, भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ किसके द्वारा किया गया, ये आपके अज्ञे के द्वारा। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर शाह, धर्मवीर भारती इसमें शामिल थे। उपयुक्त दोनों सप्तक में शामिल कवि हैं, ये प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कवि हैं, जो तार सप्तक 1943 में छपा, उसके कवि ये 7 कवि, और 1951 के प्रकाशित जो द्वितीय सप्तक है, दूसरा सप्तक है, उसमें प्रकाशित कवि, ये जितने भी कवि हैं ये सब के सब किस में आते हैं, प्रयोगवादी काव्य में आते हैं। उपयुक्त दोनों सप्तकों में शामिल कवियों की धारा में इसी प्रयोगवादी काव्य धारा में आते हैं। प्रयोगवादी महत्वपूर्ण रचनाओं में मंजरी है, नाश और निर्माण है, वन पाखी सुनो है, अंधा युग है, सात गीत वर्ष इत्यादि रचनाएं इसमें शामिल है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया, तो आपको बताना है 1943 और दूसरा सप्तक का 1951। आगे आता है प्रयोगवादी कवि और उनकी रचनाएं। प्रयोगवादी रचनाएं कुछ आपको बता देना है, जैसे कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञे की बात करें, हरिघास पर क्षण भण, इंद्रधनु रौंदे हुए, ये इत्यादि, ये सब रचनाएं हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं एक सुनी नाव, बांस के फूल, कांट की घंटियाँ। धर्मवीर भारती कहते हैं ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती कहते हैं ठंडा लोहा, अंधायुग कनुप्रिया। गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं धूप के धान, नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले। नरेश मेहता कहते हैं वन पाखी, संशय की एक रात। भरत भूषण अग्रवाल कहते हैं ओ प्रस्तुत मन। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, इन कवियों के नाम आपको बताने का प्रयास किया गया है। कुछ कुछ कविताएं, कुछ कुछ साहित्यकारों का नाम आपको याद रखना होगा। जब मूल्यांकन की बात करते हैं, पूरा का पूरा जब प्रगतिवाद प्रयोगवाद जब देखते हैं, तो इनका समय कालखंड जो है 1943 से 1953 तक है। इसी कालखंड को क्या कहा जाता है, प्रयोगवाद कहा जाता है। ये जो तार सप्तक का जो प्रकाशन होता है, तार सप्तक का प्रकाशन होता है 1943 में, और आपका जो दूसरा सप्तक का प्रकाशन होता है 1951 में। इस दोनों के जो बीच हैं, इन दोनों के बीच के समय के कालखंड को क्या कहा जाता है, प्रयोगवाद कहा जाता है। प्रयोगवादी कवियों और
प्रयोगवाद का आरोप था कि प्रगतिवादी कवि काव्यधारा में नारेबाजी केंद्र में थी, सौंदर्य चेतना हाशिए पर थी। प्रगतिवादी कवियों ने अपने विचार को प्रकट करने के लिए कविता का सहारा लिया, है ना। आगे आता है इसके प्रतिकार में प्रयोगवाद का उद्भव हुआ। मतलब प्रगतिवाद जो काव्यधारा चल रही थी उसी के विरोध में प्रयोगवाद का उद्भव हुआ। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। जो प्रयोगवादी काव्यधारा है उसको कौन किसने प्रयोग किया, किसने लाया, तो है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने कहा है कि प्रयोगवादी कवि है नवीन राहों के अन्वेषी कहा है। प्रयोगवादी प्रवृत्तियों में व्यक्तिकता, अस्तित्व, बौद्धिकता ये सब है और नए नए प्रयोग इसमें दिखाई देता है। इस प्रयोगवाद के बाद जो समय आता है उसको बोलते हैं नई कविता हिंदी साहित्य में। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। याद रखिएगा, अज्ञे के बारे में पूछता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। और तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो 1943 में हुआ और दूसरा सप्तक 1951 में हुआ।